सुपर गुरु की प्रीमियम लाइव क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सुपर गुरु ऐप के फाउंडेशन डे के ऊपर ये प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हम लोग कुछ विशेष लेकर आएंगे। तो हाँ, ये क्लास आप लोगों के सामने है। ये क्लास एक प्रीमियम क्लास थी जो हम लोगों ने किसी बैच में ली थी। उन लोगों के एग्जाम्स पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत खास हो सकती है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसकी पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और आपने संडे आज बहुत अच्छा बिताया होगा। इनफैक्ट संडे उतना भी अच्छा नहीं गया होगा क्योंकि अभी तो पढ़ाई करनी पड़ रही होगी और करनी भी चाहिए, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और जब जब लगो कि थक जाओ पढ़ाई करते करते, तो बस थोड़ा सा रिजुविनेट हो जाया करो। आसमान के अंदर चांद को देख लो, तारों को देख लो, शाम के वक्त में पंछियों को उड़ते हुए देख लो, थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक सुन लो, अपनों से बात कर लो। मम्मी पापा हो तो माँ की गोद में जाके सो जाओ, है ना, तो बहुत सुकून मिलेगा और फिर से रिजुविनेट होकर और पूरी ताकत के साथ में जुट जाओ। राइट, सो हैप्पी संडे टू एवरीबडी और स्वागत सभी का। गुड इवनिंग एवरीबडी। कविता, प्रमोद, निधि, सपना, वेरी गुड इवनिंग। मुकेश, रजनी, कविता, गीता, अशोक, मातादीन, वैशाली, हेलो एवरीबडी। यस, ज्योति, माया, सोनम, प्रभाकर, एवरीबडी, वेरी गुड इवनिंग। आज की क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो आज की क्लास का टॉपिक है, हमारा आज की लाइव मास्टर क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो एम्ब्रियोलॉजी जो प्लांट्स के अंदर होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप चाहें तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कह दीजिए, या एम्ब्रियोलॉजी इन प्लांट्स यानी कि आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकी जो है वो कह दीजिए। ये बायोलॉजी की बैकबोन है और इसके ऊपर तो आपको बहुत अच्छा कमांड होना ही चाहिए। और मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को इसके सारे लेक्चर्स अपलोड किए थे, तो बहुत अच्छे से देख लेना है क्योंकि तय है दोस्तों कि इससे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आना ही है, तय है। तो बहुत अच्छे से देख लेना, है ना। सो स्वागत सभी का। सुधा, सुखेंद्र, नीलोफर, सोनम, अथर्व, अजीत, एवरीबडी, प्रभाकर, वेरी गुड इवनिंग, अविता, गुड इवनिंग। सो बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, शुरू से लेकर और अंत तक बने रहिए। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये दौर ऐसा है जिसमें कि पूरी मेहनत झोंक दीजिए। कुछ दिन है, जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि हम लोग लाइव क्लासेस के इंटेंसिटी भी बढ़ा देंगे और आपके पास में जितने भी जो पेंडिंग की पॉइंट्स हैं वो भी आपके पास शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचेंगे। टेस्टिंग के लिए मैंने टीम को कह दिया है, बहुत फास्ट टेस्टिंग हम लोग अब करेंगे। तो वेरी वेरी सून आपके पास में लगातार हो सकता है एक दिन में एक टेस्ट आ जाए रोज़ाना। हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि आपके पास में पहुँचे। जितने भी टॉपिक्स हैं जो बाकी हैं वो हम लोग अभी वीक के अंदर मंडे से लेकर थर्सडे के बीच में, फ्राइडे के बीच में काफ़ी कुछ हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सो और आप लोग भी अच्छा कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। एंड आज की क्लास का जो टॉपिक है एक बार पुनः रिपीट कर दूं, दैट इज़ पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एम्ब्रियोलॉजी इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, पार्टिसिपेट कीजिएगा एक्टिवली। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नाउ ऑरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत डीप में पढ़ लेते हैं और सुपरफिशियल चीज़ों को छोड़ लेते हैं। मेरा ये मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए A to Z आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। सो कुछ बेसिक क्वेश्चन शुरुआत में है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन है ऑरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी कि आवृतबीजी पादपों का उद्भव। आवृतबीजी पादपों का उद्भव कौन से एरा के अंदर हुआ, कौन से महाकल्प में हुआ? तो याद रखना, आवृतबीजी पादपों का उद्भव जो है दोस्तों मेसोजोइक एरा के अंदर हुआ। अच्छा, यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि कई लोग कह देते हैं क्रिटेशियस।
ये क्रिटेशियस जो था ना वो तो पीरियड था, क्रिटेशियस जो था वो काल था। आप समझते हो ना बायोलॉजी के अंदर ऐसे एरा अलग होता है, महाकल्प अलग होता है और पीरियड अलग होता है। तो काल पूछे तो क्रिटेशियस पीरियड था, ओरिजिन एंजियोस्पर्म्स का जो ओरिजिन हुआ। पीरियड पूछे तो क्रिटेशियस पीरियड, और महाकल्प एरा पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है मेसोजोइक एरा। इज इट क्लियर? मेसोजोइक एरा। ऑलराइट, नाउ गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म, जैसे अपने वहाँ एनिमल किंगडम में नहीं पढ़ते हैं गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, है ना, अपने कहते हैं ना ऐसे। तो आवृतबीजियों का स्वर्णिम युग कौन सा एरा था, कौन सा महाकल्प था जिसमें एंजियोस्पर्म का मतलब यूँ समझ लीजिए स्वर्णिम युग था, है ना, मतलब जब ऐसा एक महाकल्प जिसमें एंजियोस्पर्म्स का राज था, यूँ समझ लो, मतलब सबसे डोमिनेंट कैटेगरी के प्लांट जो थे वो एंजियोस्पर्म्स थे। तो गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, आवृतबीजी पादपों का जो स्वर्णिम युग है वो कौन सा है दोस्तों? सीनोजोइक महाकल्प। तो गोल्डन पीरियड तो सीनोजोइक एरा है, यानी कि सीनोजोइक महाकल्प है। और ओरिजिन जो हुआ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, राइट, जो एंजियोस्पर्म हुआ है वो ओरिजिन जो हुआ है इनका वो मेसोजोइक एरा के अंदर हुआ है। क्लियर? फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, मैंने आपसे फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी नहीं पूछा है। यदि पूछे फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, यदि ये पूछते हैं तो आपका जवाब होगा दैट इज पंचानन माहेश्वरी, पी माहेश्वरी, क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम किया है। तो यदि भारतीय पादप भ्रौणिकी विज्ञान के जनक पूछे, पादप भ्रौणिकी विज्ञान के जनक पूछे तो पंचानन माहेश्वरी होंगे। लेकिन यदि फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पूछे, यानी कि जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जिसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर जिन्होंने काम किया, हाँ, वो रजनी केशरिया ने सही आंसर दिया है, C.F. वॉल्फ। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो है यदि पूछते हैं तो C.F. वॉल्फ है। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी यदि पूछे तो पंचानन माहेश्वरी है। ठीक है। व्हाट इज अ कंप्लीट फ्लावर? एक पूर्ण पुष्प किसको मानते हैं? एक पूर्ण पुष्प वह होता है दोस्तों जिसके अंदर पुष्प के चारों चक्र होते हैं, K, C, A और G, जिसमें पुष्प के चारों चक्र होते हैं, उसको एक कंप्लीट फ्लावर माना गया है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। हिंदी में मैं बोलूँ तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और झायंग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और झायंग, K, C, A और G। समझते हो ना? इसको K से डिनोट करते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं, इसको A से डिनोट करते हैं, इसको G से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ कैलिक्स, बाह्य दलपुंज की इकाई, बाह्य दलपुंज की इकाई क्या है? तो सेपल है ना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और दलपुंज की इकाई क्या है? दलपुंज की इकाई, तो दलपुंज की जो इकाई है यानी कि यूनिट ऑफ कोरोला वो क्या है? पेटल है। नाउ जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को आना चाहिए। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण कैसा होता है? जैसे ये परागकण है और ये अंकुरित हो गया, तो अंकुरित हो गया तो इससे क्या निकल गई दोस्तों? पराग नलिका निकल जाती है, इससे एक पराग नलिका निकल जाती है। क्लियर? तो अंकुरित परागकण को ही हम क्या कह देते हैं? नर युग्मोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मोद्भिद क्या होता है? जो आगे चलकर क्या बनाएगा? नर युग्मक बनाएगा। जो आगे चलकर मेल गैमेट बनाएगा, जो आगे चलकर मेल गैमेट बनाएगा वो क्या हो गया? नर युग्मकोद्भिद हो गया। तो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, अंकुरित परागकण जो है वो क्या कहलाता है? मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यही अंकुरित परागकण के अंदर, जानते हो आगे चलकर इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? आगे चलकर यहाँ पर ही इसी पराग नलिका के अंदर ही आपको 2 नर युग्मक देखने को मिलेंगे, यानी कि परागकण ही, परागकण जो होता है वही क्या बनाता है? ये नर युग्मकों का निर्माण करता है। ठीक है। सो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन जो है बेसिकली वो मेल गैमेटोफाइट है, या आप ये भी कह सकते हो कि परागकण जो होता है वही नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है। आप यूं भी कह सकते हैं कि परागकण नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद की
प्रथम कोशिका है ना, ये भी याद रखना। नर युग्मोद्भिद की क्या है भाई? प्रथम कोशिका है। इज इट क्लियर? सो यस, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो और ये जो कार्पल है, टेक्निकली कार्पल जो होता है, अंडक जो होता है, उसको अपने क्या कहते हैं? तो इसको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ये जो कार्पल है ना दोस्तों, ये वाला, ये जो कार्पल है, आप सभी जानते हैं कार्पल क्या होता है? जिसके अंदर की वर्तिकाग्र होता है, और क्या चीज़ होती है? वर्तिका, और ये क्या चीज़ होती है? अंडाशय। ठीक है, तो ये जो कार्पल मैंने आपके सामने बना रखा है, इसी कार्पल को ही हम गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से जानते हैं, यानी कि हम मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। क्लियर? और यदि क्वेश्चन ऐसे होता तो स्टेमिन के लिए होता, तो पुंकेसर के लिए क्या होता? तो पुंकेसर के लिए टेक्निकल टर्म क्या होता? तो वो हो जाता माइक्रोस्पोरोफिल दोस्तों, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण। तो अंडक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मेगा स्पोरोफिल। और स्टेमिन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अच्छा, बीजांड वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये तो जानते हो कि अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, इतना तो सभी जानते हैं। बीजांड बोले तो ओव्यूल। तो बीजांड को हम क्या कहते हैं? तो वास्तव में बीजांड को हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो अंडक को तो गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं, और गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर ही क्या होती है? गुरु बीजाणु धानी। तो जो अपना ओव्यूल है ना दोस्तों, उसी को अपने क्या कह देते हैं? गुरु बीजाणु धानी कह देते हैं, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। व्हाट वी कॉल मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? आ रहा है समझ में? चलो गुड। एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक। अब एम्ब्रियोसेक हिंदी में इसको भ्रूणकोश कहते हैं। बेटा इसी का दूसरा नाम जो है, भ्रूणकोश का ही दूसरा नाम मादा युग्मकोद्भिद है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियोसेक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इज इट क्लियर? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कंफ्यूजन नहीं रखना है। एम्ब्रियोसेक क्या है? तो फीमेल गैमेटोफाइट है, मादा युग्मकोद्भिद है। राइट, इट इज फीमेल गैमेटोफाइट। आगे बढ़ते हैं। बाइलोब्ड एंथर, एक बाइलोब्ड एंथर बनाते हैं पहले आपको समझाने के लिए। ये बाइलोब्ड एंथर है। ये क्या है? बाइलोब्ड एंथर है। राइट, परागकोश के अंदर दो पालियां हैं, बाइलोब्ड एंथर है। और बाइलोब्ड एंथर के अंदर परागधानियां कितनी होती है? तो 1, 2, 3 और 4। याद रखना, द्विपालित परागकोश के अंदर, द्विपालित परागकोश के अंदर 4 परागधानियां होती है। 4 पराग क्या होती है? धानियां होती है, यानी कि पोलन सेक्स होते हैं, पोलन सेक। तो ये जो बनाए ना मैंने, ये क्या चीज़ है? कमॉन, पोलन सेक। और वो कितने हैं? 4 हैं। तो आमतौर के ऊपर जो आवृत बीजी पादप होते हैं, आमतौर के ऊपर जो आवृत बीजी पादप होते हैं, वो डाइथिकस ही होते हैं, द्विपालित ही होते हैं। वो कैसे होते हैं? द्विपालित ही होते हैं। ठीक है ना? जनरली मैं अपवादों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर कैसे होते हैं? द्विपालित ही होते हैं। अब मोनोथिकस एंथर। अब मोनोथिकस एंथर यानी कि एक पालित परागकोश किस में पाया जाता है? एक पालित। एक पालित कैसा होता है? ऐसा होता है दोस्तों, देखो डायग्राम देख लो ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं रहे। ये एक पालित परागकोश है, मोनोथिकस एंथर है। मोनोथिकस एंथर में केवल एक ही पाली होती है। यहाँ पर कितनी पालियाँ थी? 2 पालियाँ। अधिकांश पादपों में ऐसा ही होता है। यहाँ पर जो है वो मोनोथिकस एंथर जो होता है वो किडनी शेप्ड होता है, किडनी शेप्ड होता है। और एक और चीज़ याद रखना कि इसके अंदर परागधानियाँ कितनी होती है? तो केवल 2 ही होगी। ये परागधानी है। वहाँ पर ऊपर जब परागकोश द्विपालित था तो पोलन सैक जो थे वो 4 थे। अभी यदि हम मोनोथिकस एंथर देख रहे हैं तो इसके अंदर परागधानियों का दोस्तों नंबर कितना है? 2 है। और ये किस में पाया जाता है? मालवेसी फैमिली के अंदर। और मोनोथिकस एंथर की विशेषता है कि मोनोथिकस एंथर के अंदर परागधानियां 2 होती है। और परागकोश जो होता है वो कैसा होता है? परागकोश कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है। 2 पोलन चैम्बर इन एंथर, एक परागकोश में 2 परागधानियां। राइट, यदि एक परागकोश के अंदर 2 पोलन चैम्बर इन एंथर, एक परागकोश में 2 परागधानियां हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। जैसे यहाँ पर जो है
ये मालवेसी फैमिली के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिल रही है। कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है बेटा? बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लें, राइट, और लास्ट तक बने रहें। 2 पोलन चैम्बर इन एंथर, परागकोश के अंदर 2 जो परागधानियाँ होती है उस कंडीशन को हम बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। और यदि 4 हो तो 4 परागधानियाँ हो तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं, है ना। मैंने डिटेल्ड पूरा के पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से देख कर जाना एग्जाम के अंदर, फिर मत कहना कि सर ने कहा था कि इसके ऊपर से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैकबोन है बायोलॉजी की, एम्ब्रियोलॉजी। सो 2 पोलन चैम्बर इन एंथर, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। और 4 हो बेटा तो क्या कहेंगे? 4 पोलन सैक हो तो क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 1 पोलन चैम्बर इन एंथर, इमेजिन करो कि 1 पोलन चैम्बर, एक परागकोश में एक परागधानी हो। मान लीजिए परागधानी केवल एक हो तो देखो 4 परागधानियां हो तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, 2 हो तो बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन, और 1 हो तो उसको क्या कहेंगे? मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। इज इट क्लियर? मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन, एक परागकोश में एक परागधानी हो तो मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन, 2 हो तो बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन, 4 हो तो उसको टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ एंथर, परागकोश के स्तर। परागकोश के ऊपर कुल मिलाकर कितनी परतें होती है? तो दोस्तों परागकोश के ऊपर कुल मिलाकर 4 परतें होती है। बाहर से अंदर की तरफ चले तो सबसे बाहर की तरफ अधिचर्म होती है, एपिडर्मिस, उसके नीचे अंतस्थीशियम होती है, एंडोथीशियम होती है, उसके नीचे 2 से 3 परतें है, मध्य परतें होती है, मिडिल लेयर्स होती है, और चौथी जो होती है वो टेपेटम होती है, जो कि वापस से सिंगल लेयर्ड होती है। तो 4 परतें होती है दोस्तों। अधिचर्म होती है सबसे बाहर, उसके नीचे अंतस्थीशियम, या आप चाहें तो अंतःस्तर कह सकते हो, उसके नीचे 2 से 3 परतें है, 2 से 3 परतें है, मध्य स्तर होता है, और सबसे अंदर की तरफ जो परत होती है वो कौन सी होती है? टेपेटम होती है ना। आप यूं भी कह सकते हो माइक्रोस्पोरेंजिया को घेरे हुए परतें, माइक्रोस्पोरेंजिया को घेरे हुए परतें, या परागकोश के स्तर 4 होते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर, उसके नीचे अंतःस्तर, उसके नीचे मध्य परतें, उसके नीचे क्या होती है? टेपेटम। ऑलराइट, नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख रखा है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आप सब जानते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? वी कॉल इट एज लघु बीजाणु जनन। ये जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है ये क्या चीज़ है? लघु बीजाणु जनन को शो कर रहा है। लघु बीजाणु जनन यानी कि इंग्लिश में बोलूँ मैं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जानते हो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित होती है वो जब अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होती है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं दोस्तों, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और ये चारों के चारों लघु बीजाणु, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चारों के चारों लघु बीजाणु क्या रहते हैं? फंक्शनल रहते हैं। जबकि जब हम लोग गुरु बीजाणु जनन पढ़ते हैं तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल एक फंक्शनल रहता है, एक कार्यात्मक रहता है। क्लियर है? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित होती है वो अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित करती है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं दोस्तों। और चारों के चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? फंक्शनल रहते हैं। कंफ्यूजन नहीं करना है, यही लघु बीजाणु जो है वो पोलन ग्रेन ही है। जब इन लघु बीजाणुओं के चारों तरफ एक्साइन नामक परत बन जाती है, जब इनके चारों तरफ एक्साइन नामक परत बन जाती है तो यही लघु बीजाणु क्या कहलाते हैं? परागकण कहलाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, लघु बीजाणु को बार बार हम कहते हैं लघु बीजाणु परागकण ही है, ठीक है, लेकिन हायर लेवल के ऊपर आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, लघु बीजाणु और परागकण में एक छोटा सा फर्क है। लघु बीजाणु और परागकण में छोटा सा फर्क है। लघु बीजाणु के ऊपर बाह्य चोल या एक्साइन परत नहीं पाई जाती है। जब इस लघु बीजाणु के ऊपर एक्साइन परत बन जाती है तो यही लघु बीजाणु परागकण कहलाना शुरू कर देता है। इज इट क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए
फटाफट से। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनाए, इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या हम लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। व्हाट वी कॉल लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इन आर्क्यूथोबियम क्या कहा मैंने? आर्क्यूथोबियम। ये आर्क्यूथोबियम जो है ये दोस्तों, पहली बात तो ये बता दूं कि ये एक फैमिली होती है सेंटेलेसी फैमिली, चंदन वाली जो फैमिली, सेंटेलेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है आर्क्यूथोबियम। और ये जो आर्क्यूथोबियम है ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, कैसा प्लांट है ये? एक पैरासाइटिक प्लांट है। क्लियर है? तो आर्क्यूथोबियम जो होता है वो सेंटेलेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक परजीवी पादप है। ये कैसा? एक परजीवी पादप है और इसके अंदर कुछ फाइब्रस थिकनिंग्स पाई जाती है एपिडर्मिस के ऊपर। तो आर्क्यूथोबियम के अंदर जो अधिचर्म होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर रेशेदार स्थूलन होते हैं। तो जब आर्क्यूथोबियम के ऊपर, उसके एपिडर्मिस के ऊपर जो रेशेदार स्थूलन होता है तो उसको हम लोग एक्सोथीशियम कह देते हैं। ऐसी एपिडर्मिस को हम एक्सोथीशियम कहते हैं। ठीक है, इन आर्क्यूथोबियम, क्या कहा है मैंने? आर्क्यूथोबियम के अंदर फाइब्रस थिकनिंग्स जो होती है एपिडर्मिस के ऊपर, उस वजह से एपिडर्मिस को हम एक्सोथीशियम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सोथीशियम। अच्छा, अभी आपने देखा था कि परागकोश या माइक्रोस्पोरिंजियम के चारों तरफ 4 परतें पाई जाती थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम यानी कि अंतस्थीशियम या अंतस्तर, मध्य परतें और टेपेटम। तो वो पूछ रहा हाइग्रोस्कोपिक लेयर कौन है, आर्द्रता रहित परत कौन है उन चारों में से? जो 4 परतें हैं ना दोस्तों, अधिचर्म, अंतस्तर यानी कि एंडोथीशियम, मध्य परतें और टेपेटम, इनमें से हाइग्रोस्कोपिक लेयर कौन सी, आर्द्रताग्राही परत कौन सी है? और यही आर्द्रताग्राही परत आगे चलकर परागकोश के स्फुटन में भी मदद करती है। इट हेल्प्स इन डिहेसेंस ऑफ एंथर। क्लियर? तो वो कौन सी परत है? एंडोथीशियम परत है। वो कौन सी परत है दोस्तों? एंडोथीशियम परत है। सरोज लिख रही हैं सर 3rd यूनिट का करवा दो, उसके भी टॉपिक नहीं हुए हैं, कंपैरेटिव बर्ड माइग्रेशन। करवा दिए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा मैंने कल भी कहा था, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सुपर गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो करवाएगा या नहीं करवाएगा। मैं पूरा आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करूँगा। आप यदि गहनता से देखेंगे तो 90% के करीब हम लोग पहुँच चुके हैं, है ना। 90% हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया। 10-12% जो बाकी है वो अभी इस मंडे से लेके और फ्राइडे के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना? राइट, क्लियर है? हाँ, एक घनश्याम लिख रहे हैं कि सर साइप्रेसी में तो केवल एक ही बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी जब हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था, एक बार सभी लोग जान लें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन एक ही फैमिली ऐसी है, साइप्रेसी फैमिली। साइप्रेसी फैमिली के अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन से केवल एक ही फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनता है। मैंने आपको जब वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए थे उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? सो डोंट वरी, आपको छोटी सी चीज़ें, कोई भी कोर्स का मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को सारा करवाया जाएगा। ठीक है, कोशिश रहेगी। बाकी यदि कोई छोटी मोटी कोई त्रुटि रह जाए तो वो उसके लिए माफ़ कर देना। बाकी तो मैक्सिमम मैं पूरा ही करवाऊँगा और इसी ट्रस्ट के सहारे ही हम पूरे भारत के अंदर अलग अलग तरीके के कोर्स चलाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो ट्रस्ट है वो बना रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि फिर भी छोटी मोटी त्रुटियाँ रह जाती है तो उसके लिए माफ़ी हाथ जोड़कर। हाइग्रोस्कोपिक लेयर कौन है? एंडोथीशियम है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक लेयर कौन है? तो दैट इज़ नोन एज एंडोथीशियम है। ठीक है, सो प्रभाकर साकेत लिख रहे हैं सर आप पर पूरा भरोसा था और रहेगा। धन्यवाद। आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के सारे हम लोग हैं। मैं हूँ इसलिए हूँ क्योंकि आप हैं, आपके कारण मैं हूँ। राइट, मेरा वजूद जो है वो मेरे स्टूडेंट्स के कारण है और इसीलिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को खूब प्यार करता हूँ
और स्टूडेंट्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मेरा एटीट्यूड भी वो वाला नहीं है कि केवल पैसा कमा लो और ये चीज़ कर लो, नहीं। या फिर जो आजकल जो सब चलता है अलग अलग जगह पे यूट्यूब के ऊपर मजाके कर लो या फिर कुछ कर लो, नहीं। सीधा सटीक ईमानदारी के साथ में काम करने वाले लोग हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी कि आप इतना अप्रिशिएट करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लेयर कौन सी होती है? एंडोथीशियम। यही एंडोथीशियम लेयर आगे चलकर और हेल्प करेगी किसके अंदर? डिहेसेंस ऑफ एंथर में, परागकोश के स्फुटन के अंदर। आगे चलते हैं। प्लेस वे कैलोज बेंड्स आर एब्सेंट। देखिए परागकोश के अंदर जैसे मान लीजिए कि ये परागकोश का टीएस है ना, एक द्विपालित परागकोश का ये टीएस है, ठीक है, जिसमें कि ये 4 परागधानियां हैं। तो वो प्रश्न पूछा है वह स्थान कौन सा है जहां पर कैलोज बेंड्स नहीं होते हैं। देखिए एंडोथीशियम के ऊपर फाइब्रस थिकनिंग्स होती है अल्फा सेलुलोज की, राइट। एंडोथीशियम के अंदर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग्स होती है, राइट। उसके कारण वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। लेकिन एक ऐसी जगह है एंथर के अंदर, स्पेशली एंडोथीशियम परत से एंथर का डिहेसेंस होता है। तो एंडोथीशियम में एक ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ पर कैलोज बेंड्स नहीं पाए जाते हैं, तो वहाँ से परागकोश का स्फुटन आसानी से हो जाता है। और जिस जगह पे नहीं होते हैं कैलोज बेंड्स, वो कौन है? स्ट्रोमियम। और यहीं से परागकोश का क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है। परागकोश का स्फुटन होता है, यहीं से परागकोश का क्या होता है? स्फुटन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम, जैसे कि अभी जस्ट मैंने कहा था आपसे कि फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम का क्या फंक्शन है, तो मैंने कहा था कि परागकोश के स्फुटन में ये मदद करती है। परागकोश का स्फुटन यानी कि डिहेसेंस ऑफ एंथर के अंदर ये क्या करती है? हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन डिहेसेंस ऑफ एंथर। न्यूट्रिटिव लेयर, परागकोश के चारों तरफ 4 परतें हैं, राइट। एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मध्य परतें हैं और टेपेटम है। तो न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी है इनमें से न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी है चारों में से? तो न्यूट्रिटिव लेयर पोषक स्तर जो है, जो परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणु को पोषण देने का काम करती है। तो परिवर्तित होते लघु बीजाणुओं को पोषण देने का जो काम है वो किसका है दोस्तों? टेपेटम का है। आगे बढ़ते हैं। कैलेज एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय। कैलेज एंजाइम कौन सिक्रेट करता है और कार्य क्या होता है? तो देखो अभी आपने देखा था कि जब लघु बीजाणु जनन होता है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, ये तो जानते हो, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और ये चारों लघु बीजाणु जब बनते हैं दोस्तों, तो ये चारों के चारों लघु बीजाणु जो है वो इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। और ये इकट्ठा इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ एक परत पाई जाती है। इनके चारों तरफ कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है, राइट, कैलोज। जिसके कारण ये चारों लघु बीजाणु जो है वो चतुष्क के रूप में विन्यासित रहते हैं दोस्तों, टेट्राड के रूप में विन्यासित रहते हैं। किस रूप में विन्यासित रहते हैं? टेट्राड के रूप में विन्यासित रहते हैं। तो ये जो कैलोज के ऊपर एक एंजाइम एक्शन करता है, कैलेज एंजाइम, कैलोज परत के ऊपर कैलेज एंजाइम एक्शन करता है, तो कैलोज परत क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। और चारों के चारों जो लघु बीजाणु है वो अलग हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि चतुष्क क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। चतुष्क टूट जाएगा तो चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये जो कैलोज को डिसॉल्व करने वाला जो एंजाइम है, हाँ का अविता सही है। तो कैलोज को डिसॉल्व करने वाला जो कैलेज एंजाइम है, इसको कौन सिक्रेट करता है? जल्दी से बोलो, तो कौन सिक्रेट करेगा? कम ऑन, दैट इज डिसॉल्व हो जाती है या घुल जाती है, तो टेपेटम के द्वारा ही सिक्रेट होती है। तो टेपेटम का काम केवल न्यूट्रिशन देना ही नहीं है। टेपेटम का काम है कैलेज को भी सिक्रेट करना, ताकि चतुष्क के चारों तरफ जो कैलोज से बना हुआ जो परत है पूरी, वो डिसॉल्व हो जाए और चारों लघु बीजाणु क्या हो जाए? अलग हो जाए। क्लियर? नाउ पोलिनियम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया भी था, समझाया भी था। पोलिनियम क्या होता है? यूँ समझो, एक फैमिली होती है एक्सक्लीपीडिएसी,
एक्स्क्लीपिडियेसी फैमिली और ऑर्किडेसी, मैंने इंग्लिश में भी ये इसलिए ले रखे हैं ताकि किसी को भी यदि कोई एक्सप्लेनेशन के अंदर दिक्कत आए तो वो इंग्लिश भी डील कर सकता है। तो एक्स्क्लीपिडियेसी और ऑर्किडेसी कुल के अंदर क्या कहा मैंने, एक्स्क्लीपिडियेसी और ऑर्चिडेसी में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पोलिनियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपसे यदि ऐसे प्रश्न पूछेंगे वहाँ पर कि कुल एक्स्क्लीपिडियेसी और ऑर्चिडेसी फैमिली के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को परागपिंड कहते हैं, या हम लोग पोलिनियम के नाम से भी जान सकते हैं, या उसको हम क्या कह देते हैं, पोलिनियम के नाम से जान सकते हैं। क्लियर है? चलो, ये सुना हुआ है आपने, सुना हुआ है ना? ओके, ये सही कह रहे हैं, काफ़ी लोग सही कह रहे हैं ऑर्किड में। यस, रुखसार एंड गीता, और आप लोग सही कह रहे हैं, ऑर्किड, ऑर्किडेसी फैमिली का ही एक मेंबर है ऑर्किड। नाउ कंपाउंड पोलन ग्रेन, जितना पोलिनियम इंपॉर्टेंट है दोस्तों वैसे ही संयुक्त परागकण भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त परागकण क्या होता है, देखो आप समझो, ये चार परागकण बने थे, यानी कि 4 लघु बीजाणु बने थे, तो ये चतुष्क बनता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि चतुष्क टूट जाता है और चारों परागकण अलग हो जाते हैं, चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं। अब इमेजिन करो कि कभी चतुष्क टूटे ही नहीं, चतुष्क में चारों परागकण यानी कि चारों के चारों परागकण, चारों लघु बीजाणु इकट्ठा हमेशा के लिए बने रहे, तो उस परागकण को क्या कहेंगे, संयुक्त परागकण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, संयुक्त परागकण। तो द माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड नेवर सेपरेट, माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड नेवर सेपरेट। ये जो टेट्राड मतलब कि चतुष्क जो है उसके माइक्रोस्पोर सेपरेट ना हो, और वो हमेशा ही सदैव ही क्या रहे, साथ में ही रहे, तो ऐसे परागकण को संयुक्त परागकण कहेंगे, कंपाउंड पोलन ग्रेन कहेंगे। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया है। तो चतुष्क के सभी परागकण सदैव स्थायी रूप से जुड़े रहे और अलग ना हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन कह देते हैं। तो ड्रोसेरा, ड्रीमीज और ट्राइफा, ड्रोसेरा, ड्रीमीज और ट्राइफा, है ना। तो कंपाउंड पोलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं, हाँ कुछ ने जवाब भी दिया है, ड्रोसेरा, ड्रीमीज, ट्राइफा, हाँ ड्रोसेरा, ड्रीमीज, ट्राइफा और इलोइडिया। यस, रुखसार, इलोइडिया भी है। वर्षा लिख रही है कि सर मास्टर क्लास सभी यूनिट्स की लीजिएगा। हाँ, कोशिश है कि ज़्यादातर आपको जितना लाभ मैं दे पाऊँ, मेरा मकसद यही है कि मैक्सिमम जितना मैं कर सकता हूँ मेरी तरफ से, मैं कोई भी कसर ना छोड़ूं। तो ड्रोसेरा, ड्रीमीज और टाइफा। लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, सबसे बड़े परागकण किस में पाए जाते हैं, तो वैसे तो परागकणों की साइज़ 50 माइक्रोमीटर के करीब होती है ना, लेकिन कभी कभी 250 माइक्रोमीटर्स तक भी चले जाते हैं। तो लार्जेस्ट पोलन ग्रेन जो है वो मिराबिलस के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? सबसे बड़ा जो परागकण है, सबसे बड़ा परागकण मिराबिलस में पाया जाता है, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन। और सबसे छोटा पोलन ग्रेन किस में पाया जाएगा, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, तो मायोसोटिस के अंदर। क्लियर है? वापस से बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा परागकण मिराबिलस में पाया जाता है, लगभग 250 माइक्रोमीटर के करीब होता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन जो है वो मायोसोटिस के अंदर, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन जो होता है वो किस में पाया जाता है, मायोसोटिस के अंदर। और जो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन होगा, सबसे लंबा परागकण जो होगा, सबसे लंबा परागकण लगभग 2000 माइक्रोमीटर के करीब, लगभग 2000 माइक्रोमीटर के करीब लंबा होता है, तो वो कौन होता है, जोस्टेरा। तो एक बार पुनः रिपीट कर दूं मैं, सबसे बड़ा जो परागकण है वो मिराबिलस का है, स्मॉलेस्ट जो पोलन ग्रेन है वो मायोसोटिस का है, और सबसे लंबा जो परागकण है वो किसका है, जोस्टेरा का है, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है कि ये बहुत लंबा होता है ना, 2000 माइक्रोमीटर्स के करीब हो जाता है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ, आप सब जानते हैं कि परागकण के ऊपर एक तो एंटाइन परत पाई जाती है और एक एक्साइन परत पाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी है, ये एक्साइन लेयर है ना। तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ, बाह्यचोल बनी होती है। बाह्यचोल किसकी बनी होती है, तो बाह्यचोल बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी भी प्रश्न आपसे पूछ लेंगे कि परागकण के चारों तरफ मिलने वाली जो एक्साइन लेयर होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। प्लेस वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये मैंने परागकण बनाया, अब इसके ऊपर एक्साइन
लेकिन एक्साइन परत के अंदर ये कुछ जगह मैंने छोड़ दी है। देखो एक्साइन के अंदर चारों तरफ तो क्या है, स्पोरोपोलिन है, ये तो स्पोरोपोलिन है, ये तो स्पोरोपोलिन है, लेकिन कुछ जगह छूट जाती है जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती है दोस्तों, उसको अपने क्या कह देते हैं, जर्मपोर, यानी कि हम लोग जनन छिद्र कहते हैं। तो देखो किसी ने जवाब दिया है, नहीं दिया, यस, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जर्मपोर। तो स्पोरोपोलिन एक्साइन के अंदर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कि स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती है, और यही वो जर्मपोर हैं जहां से कि पराग नलिका दोस्तों क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो वो जर्मपोर्स होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ट्राइकोल्पेट। एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है दोस्तों ट्राइकोल्पेट, कि ट्राइकोल्पेट का अर्थ क्या होता है। तो ट्राइकोल्पेट का मतलब होता है यदि एक परागकण के अंदर बाह्य चोल में 3 जनन छिद्र हो। क्या कहा मैंने दोस्तों, 3 जनन छिद्र हो। डाइकोट्स के अंदर ऐसा ही होता है। डाइकोट का जो परागकण होता है उसमें हमेशा याद रखना कि कितने जनन छिद्र होते हैं, तो 3 जनन छिद्र होते हैं। 3 जनन छिद्र यदि पाए जाएं, जैसा कि डाइकोट के अंदर होता है, द्विबीजपत्री में होता है, तो उसको हम लोग ट्राइकोल्पेट कंडीशन कहते हैं। और एक और कंडीशन होती है मोनोकोल्पेट। मान लीजिए कि यदि ये एक परागकण है और परागकण के अंदर एक्साइन लेयर के अंदर केवल जो जर्मपोर वो केवल कितना हो दोस्तों, केवल 1 हो, जर्मपोर का नंबर 1 हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम यूनिकोल्पेट या मोनोकोल्पेट कंडीशन कहते हैं। ये मोनोकॉट्स की विशेषता है। किसकी विशेषता है भैया, मोनोकॉट्स की। अच्छा, जैसे अभी हमने कहा था कि परागकण के चारों तरफ मिलने वाली जो एक्साइन लेयर होती है वो स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होती है, वैसे ही अपने को ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो इंटाइन लेयर होती है ना, परागकण के अंदर जो इंटाइन लेयर होती है, ये जो अंदर की जो परत है जिसको कि हम लोग इंटाइन परत कहते हैं, ये इंटाइन परत किसकी बनी होती है, किन पदार्थों की बनी होती है। तो इंटाइन परत जो बनी होती है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, पेक्टिन और सेल्यूलोज की। नाउ डिस्कवरी ऑफ पोलन ट्यूब, ये जो पराग नलिका है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो पराग नलिका की खोज सबसे पहले जीबी अमीशी ने, जीबी अमीकी या जीबी अमीशी कह सकते हो, जीबी अमीकी ने की थी। डिस्कवरी ऑफ पोलन ट्यूब किसमें की थी, कोई बता सकता है क्या। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पराग नलिका की खोज किसमें की थी बेटा, अमीशी ने की थी, बिल्कुल। डिस्कवरी ऑफ पोलन ट्यूब वाज डन बाय अमीशी, पराग नलिका की खोज अमीशी ने की थी। किस पादप में की थी, कम ऑन, कोई बताना चाहता है क्या। सबसे पहला जवाब, यस एनीबडी, अमीशी ने किस में की थी, पोर्चुलेका, यस, रुखसार का पहला आंसर, यस पोर्चुलेका, बिल्कुल पोर्चुलेका में की थी, मक्का में नहीं बेटा, पोर्चुलेका में, ठीक है ना। किस में की थी, पोर्चुलेका में। लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब इज फाउंड इन, सबसे लंबी पराग नलिका पाई जाती है, सबसे लंबी पराग नलिका किस में पाई जाती है। अब आप कहोगे वो किस में, मेज के अंदर। सबसे लंबी जो पराग नलिका है वो मेज के अंदर पाई जाती है, राइट। और जीबी अमीशी ने जिस पादप में पराग नलिका की खोज की थी वो क्या था, पोर्चुलेका था। आगे बढ़ते हैं, हाइलम क्या है। आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर तो सभी लोग जानते हो। मैं यहाँ पर एक ओव्यूल का रफ स्केच बना रहा हूँ जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यस, ये देखिएगा, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, राइट। और यहाँ पर ये एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है, और फ्यूनिकल की जो अतिवृद्धि है वो कौन है, रेफ है, राइट। और ये जो बीजांड का जो मुख्य शरीर है वो फ्यूनिकल से जहाँ पर जुड़ा हुआ है, बीजांड का मुख्य शरीर वह बिंदु जहाँ पर कि बीजांड का मुख्य शरीर फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है, वह बिंदु क्या है, हाइलम है, वह बिंदु क्या है, हाइलम है। तो बस वही तो पूछ रहा है कि हाइलम, फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल बाय हाइलम, मतलब बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड व्रंत जो होता है, बीजांड व्रंत वो बीजांड से जुड़ा रहता है, वह बिंदु, वह स्थान जहाँ पर बीजांड व्रंत, ये फ्यूनिकल क्या है, बीजांड व्रंत है, और ये क्या है, बीजांड है पूरा,
तो बीजांड वृंत बीजांड के मुख्य शरीर से जुड़ा रहता है। वह बिंदु, वह स्थान जहाँ पर कि बीजांड वृंत बीजांड के मुख्य शरीर से जुड़ा रहता है, उसको अपने क्या कह देते हैं दोस्तों? हाइलम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हाइलम कह देते हैं। ये सविता सही लिख रहे हैं। वेयर ओव्यूल अटैच्ड फ्रॉम फिनिकल, यानी कि ओव्यूल जो है वह स्थान जहाँ से कि ओव्यूल जो होता है वो फिनिकल से अटैच्ड रहता है, उसी को अपने क्या कह देते हैं? हाइलम कह देते हैं। और रेफे क्या है दोस्तों? ये कई लोगों को आता नहीं है। रेफे मैंने मेरे वीडियो लेक्चर्स में समझाया भी था। रेफे क्या होता है? ये बीजांड वृंत की अतिवृद्धि है। बीजांड वृंत यहाँ पर ही खत्म नहीं हो गया है, इस जगह पर ही खत्म नहीं हो गया है। बीजांड वृंत जो है वो थोड़ा सा ऊपर तक चला गया है। ये बीजांड वृंत यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है। ये यहाँ ऊपर की तरफ चला गया है। ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये यहाँ तक ये यहाँ तक चला गया है। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो ये जो बीजांड वृंत की जो अतिवृद्धि है, जो पार्श्व साइड में बीजांड को घेरे हुए, जो पार्श्व की तरफ लेटरली बीजांड के लेटरल साइड के अंदर है, तो बीजांड वृंत की बाह्य वृद्धि यानी कि उभरा हुआ जो भाग है उसी को अपने क्या कह देते हैं? वी कॉल इट एज रेफ। अच्छा, अब ओव्यूल के चारों तरफ आप सब जानते हो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग्स पाई जाती है। ओव्यूल के चारों तरफ क्या पाई जाती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग्स पाई जाती है। अध्यावरण कहते हैं इनको, है ना। तो ज़्यादातर तो दोस्तों बीजांड के अंदर दो अध्यावरण होते हैं, आप सभी जानते हैं, एक बाह्य अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। अध्यावरण बोले तो इंटीगुमेंट्स। अब यूनिटेक्मिक ओव्यूल क्या होता है? तो बड़ा सिंपल है। यूनि मतलब एक, टेक्मिक मतलब इंटीगुमेंट। यूनिटेक्मिक तो ऐसा बीजांड जिसके अंदर एक इंटीगुमेंट हो, एक आवरण वाला बीजांड जिसमें एक अध्यावरण हो, जिसमें केवल एक अध्यावरण हो, वो होती है यूनिटेक्मिक ओव्यूल। यूनिटेक्मिक बीजांड कहते हैं। और ये जो गेमोपेटली के जो सदस्य होते हैं, है ना, जितने भी गेमोपेटली के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर यूनिटेक्मिक ओव्यूल पाया जाता है। उनके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? यूनिटेक्मिक ओव्यूल पाया जाता है, सिंगल इंटीगुमेंट। अब एटेक्मिक ओव्यूल, जैसे कि नेम शो कर रहा है, इंटीगुमेंट ही नहीं होता, जैसे कि ओलेक्स, जैसे कि लीरियोस्मा, जैसे कि सेंटेलम। इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसा बीजांड जिसके अंदर की इंटीगुमेंट ही ना हो, है ना, अध्यावरण ही ना हो, जैसे कि ओलेक्स, जैसे कि लीरियोस्मा, ओलेक्स और सेंटेलम। लीरियोस्मा, ओलेक्स और सेंटेलम, ठीक है, अध्यावरण होते ही नहीं है। और यदि बाइटेक्मिक ओव्यूल होता दोस्तों, तो बाइटेक्मिक ओव्यूल बोलो जल्दी से, बाइटेक्मिक ओव्यूल, तो उसके अंदर कितने अध्यावरण होते हैं? दो अध्यावरण। अध्यावरण बोले तो बेटा क्या? इंटीगुमेंट, दो अध्यावरण, ठीक है। नाउ एम्ब्रियोसेक भ्रूण कोश आमतौर के ऊपर, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि सारे भ्रूण कोश ऐसे ही होते हैं। एम्ब्रियोसेक आमतौर के ऊपर कैसा होता है? ऐसा होता है। जरा देखना यहां पर, इतना तो सभी जानते हैं। इसमें कितनी कोशिकाएं हैं? तो एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, पांच कोशिका, छह कोशिका, और बीच में एक केंद्रीय कोशिका और होती है। तो टोटल कोशिका कितनी हुई? 7। एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, 5, 6 और 7। और केंद्रक कितने होंगे बेटा? एक केंद्रक, दो केंद्रक, तीन केंद्रक, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक, 7 कोशिका और 8 केंद्रकीय। क्लियर है? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर मत कहना कि सर ने ये बताया नहीं था। जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिसने मेरे सारे की पॉइंट्स देख लिए, दावे के साथ मैं कहता हूँ, गारंटी बहुत कम लोग देते हैं, जिसने मेरे की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जिसने मेरी डीपीपी को कर लिया, जिसने मेरे लेक्चर नोट्स को वेद वाक्य मान लिया, जिसने मेरे वन लाइनर पढ़ लिए, जिसने मेरी मास्टर लाइव क्लास नोट कर ली अच्छे से, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है उसका सिलेक्शन होने से। ये बात याद रखना, ये तुम्हारे सर का वादा है, राइट? ये तुम्हारे सर का वादा है। ये क्लासें याद आएगी, ये क्वेश्चन याद आएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, यूं के यूं प्रश्न आएंगे, है ना। विश्वास करिए, क्योंकि आत्मा से पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं। यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सुपर गुरु, जहाँ बेईमानी नहीं है, जहाँ पर केवल और केवल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाता है।
तो इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है कि यदि कोई बच्चा दिल से पढ़ रहा है, यदि दिल से पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ, मेहनत के साथ में दो। अरे मेहनत के साथ में दो, ये एग्ज़ाम नहीं तो कोई दूसरा क्रैक कर लोगे, लेकिन तैयारी एक बार होती है जीवन के अंदर, ये मेरी गारंटी है। ये नहीं तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर करोगे, राइट। ये मेरी ब्लेसिंग्स भी है, और बस जो भी समझ लो आप क्रैक करोगे। इज़ इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। सो पेरिस्पर्म, देखिए आमतौर के ऊपर जो न्यूसेलस होता है ना बेटा, बीजांड का है, वो बीजांड का है तक बीजांड में पाया जाता है। लेकिन जब बीजांड बीज में बदलता है तो जो बीजांड का होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी बीजांड जब बीज में बदलता है तो बीजांड का जो बीजांड का उत्तक था, न्यूसेलस था, वो बीज में भी परसिस्ट कर जाता है एक पतली सी परत के रूप में। उसी बचे हुए बीजांड का उत्तक को ही जो बीज में पाया जा रहा है उसी को पेरिस्पर्म कह रहे हैं। तो रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट इनसाइड द सीड। अरे बीज में बीजांड का है, बीज में बीजांड का कुछ भाग, बीज में बीजांड का उत्तक न्यूसेलस का कुछ भाग शेष रह जाता है एक पतली परत के रूप में, इसी को पेरिस्पर्म कहते हैं। जैसे कि काली मिर्ची, हल्दी, अदरक, पाइपर टर्मरिक जिंजर, पाइपर टर्मरिक जिंजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी प्रश्न पूछ लेंगे, हर तरीके से तैयार रहिए, अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है? भ्रूणकोश। फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। तो फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट मतलब आखिर भ्रूणकोश बनता किससे? भ्रूणकोश की प्रथम कोशिका कौन है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, फंक्शनल गुरु बीजाणु, यानी कि गुरु बीजाणु जो फंक्शनल मेगास्पोर था, है ना, क्रियात्मक गुरु बीजाणु। मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर क्रियात्मक गुरु बीजाणु, क्योंकि 3 तो नष्ट हो जाते हैं। तो जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है उसी से ये फर्स्ट सेल है फीमेल गेमेटोफाइट की, क्योंकि इसी से भ्रूणकोश बनता है। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, ऐसा भ्रूणकोश का परिवर्धन, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश परिवर्धन का मतलब होता है दोस्तों, भ्रूणकोश का परिवर्धन एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से होता है। भ्रूणकोश का परिवर्धन एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से हो। यदि भ्रूणकोश का निर्माण केवल एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से हो तो उसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, जो बहुत कॉमन होता है। ठीक है, अब तंतुमय उपकरण आपने पढ़ा होगा, मैंने एम्ब्रियो सैक पढ़ाया था दोस्तों। तो ये एम्ब्रियो सैक होता है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर नीचे एग एपरेटस होता है जिसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ये 2 क्या है दोस्तों? सहायक कोशिका है। ये सहायक कोशिका है। तो सहायक कोशिका के अंदर ऐसे क्या होते हैं? कुछ अंगुलीनुमा उभार होते हैं। ऐसे ये देखो, ऐसे अंगुलीनुमा उभार होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? तंतुमय समुच्चय कहते हैं। तंतुमय समुच्चय यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, तंतुमय उपकरण कहते हैं। तो फ्रॉम द वॉल ऑफ सिनर्जिड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। मतलब सहायक कोशिकाओं की भित्ति से कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं। सहायक कोशिका की भित्ति से बेटा कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं। इन्हीं अंगुलीनुमा प्रवर्धों को हम तंतुमय उपकरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? तंतुमय उपकरण। क्लियर है? ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। हाइपोस्टेज क्या है? हाइपोस्टेज, अब देखो 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। हाइपोस्टेज क्या होता है? ये अम्बेलिफेरी फैमिली के अंदर पाया जाता है, जोस्टेरा वगैरह के अंदर पाया जाता है। बैरियर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द चलाजल एंड। एक्चुअली ये एम्ब्रियो सैक को धंसने नहीं देता नीचे, है ना। एम्ब्रियो सैक को धंसने नहीं देता, है ना। और ये लिग्निफाइड उत्तक है एक प्रकार का। जो हाइपोस्टेज है वो कैसा है दोस्तों? लिग्निफाइड टिश्यू है। और ये एक ऐसा मतलब एम्ब्रियो सैक को नीचे नहीं आने देगा, है ना। और ये बैरियर एक किधर की तरफ? चलाजा की तरफ प्रेजेंट होता है। ऐसा अवरोध जो चलाजा की तरफ होता है ये एक लिग्निफाइड उत्तक है और ये एम्ब्रियो सैक को धंसने नहीं देता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये एम्ब्रियो सैक है, मान लीजिए ये एम्ब्रियो सैक है,
ठीक है। तो एम्ब्रियो सेक के यहाँ नीचे एक ऐसा टिश्यू होता है, लिग्निफाइड टिश्यू, इसको हाइपोस्टेस कहते हैं, हाइपोस्टेस। तो ये एम्ब्रियो सेक को नीचे नहीं आने देता है, क्लियर है, हाइपोस्टेस, ओके। और एपिस्टेस क्या होता है? एपिस्टेस ये भी वही चीज़, ये भी एक लिग्निफाइड टिश्यू है, ये भी एक लिग्निफाइड टिश्यू है, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि ये बैरियर जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, और ये जो है, ये बैरियर जो होता है वो एम्ब्रियो सेक के ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये एपिस्टेस है, एपी मतलब ऊपर, तो एम्ब्रियो सेक के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एम्ब्रियो सेक के ऊपर की तरफ तो एपिस्टेस होता है जो कि एक लिग्निफाइड टिश्यू है, और नीचे की तरफ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? हाइपोस्टेस होता है। मतलब एक तरीके से ये बैरियर है। जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है वो एपिस्टेस होता है, ठीक है ना। और जैसे कि कैस्टस और कॉस्टेलिया के अंदर, कॉस्टस के अंदर, कॉस्टस और कॉस्टेलिया के अंदर, और ये जो है वो अम्बेलिफेरी कुल के अंदर पाया जाता है, हाइपोस्टेस, है ना। तो ये लिग्निफाइड टिश्यू जो एम्ब्रियो सेक के ऊपर की तरफ हो दोस्तों वो एपिस्टेस होता है, और नीचे की तरफ होता है वो कौन होता है? हाइपोस्टेस। ये सुना है क्या आप लोगों ने? हाँ, गीता लिख रही है ये एक बैरियर है, ऑफ कोर्स ये एक बैरियर है ना। जो एम्ब्रियो सेक को नीचे ना आने दे वो हाइपोस्टेस, एम्ब्रियो सेक को ऊपर की तरफ ना जाने दे वो कौन होता है? एपिस्टेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जिटेनोगेमी क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। ये एक पादप है, मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। एक पादप है और उसके ऊपर दो पुष्प है, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। और इनके बीच में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी को बोलते हैं दैट इज सजात पुष्पीकरण, है ना। तो ये देखो, पॉलिनेशन अकर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक पादप के दो पुष्पों के मध्य परागन। एक पादप है और दो पुष्प है, एक पादप है दो पुष्प है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना दिया है। एक पादप है और दो पुष्प है, उनके बीच में यदि परागन की क्रिया हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिटेनोगेमी कहते हैं, जैसे कि मक्का के अंदर, ठीक है। अब जीनोगेमी के अंदर क्या होता है? बड़ा सिंपल सा, पादप यहाँ पर दो है बेटा, एक जो है मेल फ्लावर है, वेरी सिंपल, और दूसरा जो है वो क्या है? फीमेल फ्लावर है, और इनके बीच में यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो ये क्या हो गया? जीनोगेमी हो गया, है ना, पर परागन जिसको की कहते हैं, ठीक है ना। तो परागन एक ही जाति के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है, एक ही जाति के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है, जो अलग अलग पादपों के ऊपर उपस्थित, जो अलग अलग पादपों पर उपस्थित, जो अलग अलग पादपों पर उपस्थित है, पादपों पर उपस्थित हों, जो अलग अलग पादपों पर उपस्थित हों। तो दो पादप है, एक के ऊपर नर पुष्प है, एक के ऊपर मादा पुष्प है, इनके बीच में परागन की यदि क्रिया हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज, वी कॉल इट एज जीनोगेमी। डिफरेंट प्लांट्स एंड पॉलिनेशन विद सेम फ्लावर इन सेम स्पीशीज। मतलब जो अलग अलग पादप हैं, दो अलग अलग पादप है, एक के ऊपर नर पुष्प है, एक के ऊपर मादा पुष्प है, उनके बीच में परागन की क्रिया जो हो रही है इसको हम पर परागन या जीनोगेमी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। कैन वी प्रोसीड फर्दर? चलो, मोनोक्लाइनी क्या होती है? मोनोक्लाइनी का मतलब है, कंफ्यूजन नहीं करना है। कई लोग गलती कर देते हैं कि मोनो मतलब वन, तो यूनिसेक्शुअल लिख देते हैं। नहीं, मोनोक्लाइनी का मतलब होता है बाइसेक्शुअल फ्लावर, एक उभयलिंगी पुष्प। जैसे ये एक फ्लावर है, इसके अंदर मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, राइट। तो ये जो है वो बाइसेक्शुअल फ्लावर। मोनोक्लाइनी का मतलब होता है कि बाइसेक्शुअल फ्लावर, और इसमें संभावितः चांसेस ज़्यादा किसके हैं? स्वपरागन के। तो मोनोक्लाइनी जो होता है वो क्या शो करता है? द्विलिंगता। मोनोक्लाइनी का मतलब होता है द्विलिंगता, मतलब बाइसेक्शुअल फ्लावर जो है वो स्वपरागन दर्शाता है। मोनोक्लाइनी मतलब द्विलिंगता को दर्शा रहा है और बाइसेक्शुअल फ्लावर को दर्शा रहा है। होमोगेमी, होमोगेमी का मतलब क्या होता है? समकालपक्वता। इमेजिन करो कि एक पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है, उसमें मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, और यदि एक द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग यदि एक ही समय पे परिपक्व हो रहे हैं, यदि नर जननांग और मादा जननांग एक ही समय के ऊपर परिपक्व हो रहे हैं तो उसको समकालपक्वता कहते हैं। और यदि समकालपक्वता है तो नेचुरली की संभावना ज़्यादा किसकी रहेगी? स्वपरागन की रहेगी। ज़्यादातर संभावना जो है वो किसकी रहेगी? स्वपरागन की रहेगी। होमोगेमी। क्लिस्टोगेमी, अनुन्मील्यता, मतलब इसको याद करने के लिए वेरी सिंपल, क्लोज्ड फ्लावर, ऐसे पुष्प जो कभी खुलते नहीं हैं, द्विलिंगी पुष्प जो कभी खुलते नहीं हैं।
मतलब ऐसे पुष्प, ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी खुलते नहीं हैं, खिलते नहीं हैं, वो क्या होते हैं? क्लिस्टोगेमी, अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं उनको। अनुन्मील्य पुष्प को क्लोज्ड फ्लावर भी कहते हैं, ये खुलते नहीं हैं। अब क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं? अनुन्मील्य पुष्प किस किस में पाए जाते हैं बेटा? कॉमिलिना के अंदर, वायोला के अंदर, ऑक्जेलिस के अंदर, झनकस के अंदर और ड्रोसेरा के अंदर। याद रखोगे, एक बार पुनः बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कॉमिलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, झनकस, ड्रोसेरा। एक बार पुनः बोल दूं, कॉमिलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, झनकस और ड्रोसेरा। क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ, कुछ लोग लिख भी रहे हैं एग्जाम्पल, एक दो तो ध्यान है आपको, बाकी सब मैंने और भी एग्जाम्पल दे दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डाइक्लाइनी, अभी मैंने कहा था मोनोक्लाइनी मतलब द्विलिंगता और डाइक्लाइनी मतलब एक लिंगता। मतलब डाइक्लाइनी जो है वो यूनिसेक्सुअलिटी को शो कर रही है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो डाइक्लाइनी शो करते हैं, जैसे कि कुकरबिटा में कुकुम्बर, पाम, है ना, एक्सेट्रा। तो ये याद रखोगे, डाइक्लाइनी जो होती है वो किस में पाई जाती है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, एक लिंगता कहते हैं इसको, है ना। और यदि फ्लावर एक लिंगी है तो परागन हमेशा परपरागन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। अब डाइकोगेमी, अभी हमने होमोगेमी पढ़ी थी। इमेजिन करो कि एक द्विलिंगी पुष्प है, उसके अंदर दोनों जन्नांग यदि एक ही साथ परिपक्व हो रहे हैं तो समकाल पक्वता हो रही है ना। अब डाइकोगेमी के अंदर क्या होता है? विषम काल पक्वता। इमेजिन करो कि एक फ्लावर है और उसके अंदर नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों का परिपक्वन काल अलग अलग है, तो उसको विषम काल पक्वता कहते हैं। डाइकोगेमी का दोस्तों अर्थ होता है कि एक द्विलिंगी पुष्प में जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों का परिपक्वन काल यदि अलग अलग होता है तो उसके अंदर स्वपरागन न होकर परपरागन होता है। इस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी कहते हैं, ठीक है। अब डाइकोगेमी में भी दो कंडीशन है, एक तो पुपूर्वता, जैसे कि एक फ्लावर है मेल और फीमेल, यदि इसमें मेल जो एंथर मैच्योर बिफोर कार्पल, मतलब कि नर जन्नांग मादा जन्नांग से पहले विकसित हो जाए, परागकोश अंडप से पहले विकसित हो जाए, यानी कि नर जन्नांग पहले विकसित हो जाए। वेरी सिंपल, नर जननांग पहले विकसित हो जाए, किससे? मादा जन्नांग से। तो उस कंडीशन को अपने क्या कहेंगे दोस्तों? पुपूर्वता, प्रोटेंडरस कंडीशन या प्रोटेंड्री कहेंगे। और यहां पर प्रोटोगाइनी के अंदर क्या होगा? स्त्री पूर्वता के अंदर क्या होगा? मादा जननांग नर जननांग से पहले विकसित, नर जननांग मादा जननांग नर जननांग से पहले विकसित। वापस से बोल रहा हूं, मादा जननांग नर जननांग से पहले विकसित। कार्पल मैच्योर बिफोर स्टेमन, वहां पर क्या था? स्टेमन मैच्योर बिफोर कार्पल, यहां पर कार्पल मैच्योर बिफोर स्टेमन। अंडप पुंकेसर से पहले क्या हो जाए? परिपक्व हो जाए। मेरे ख्याल से क्लियर है। इज इट क्लियर? आई थिंक सो। हाँ, सही है। कैस्मोगेमी का मतलब क्या होता है? फ्लावर्स विच आर ओपन। वेरी सिंपल, पुष्प खुले होते हैं, ओपन फ्लावर्स। इसको याद करने का तरीका, ओपन फ्लावर। क्लोज फ्लावर हो बेटा तो क्लिस्टोगेमस, अनुन्मील्य पुष्प। और ये जो है वो कौन से? उन्मिल पुष्प। वो क्या थे? अनुन्मील्य। ये क्या है? उन्मिल पुष्प। मैंने हिंदी भी लिख दी है इसकी, कैस्मोगेमस। एनिमोफिली क्या होता है? वेरी सिंपल, हवा द्वारा परागन, वायु परागन। वास्तव में वायु परागन को ही एक टर्मिनोलॉजी के थ्रू जानते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। कभी यदि पूछे वायु द्वारा परागन तो इसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। जैसे कि पोएसी फैमिली है, मोनोकॉट फैमिलीज में पोएसी वगैरह है, तो उसके अंदर हमेशा ही एनिमोफिली होती है। सल्फर शावर क्या होते हैं? सल्फर वर्षा एक्चुअली क्या होते हैं कि पाइनस की यदि बात करें तो पाइनस के अंदर क्या होता है? विंड पॉलिनेशन होता है। समझना, विंड पॉलिनेशन। तो पाइनस में जो वायु परागन होता है तो आकाश में पीले रंग का एक पूरा गुबार बन जाता है ना, बादल छा जाते हैं पूरे। इतना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? परागन होता है, परागन की क्रिया होती है। तो ऐसे सल्फर शावर कहते हैं उसको, ठीक है। येलो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द स्काई ड्यूरिंग विंड पॉलिनेशन इन पाइनस।
पाइनस के अंदर जब वायु परागन होता है तो उस दौरान आकाश में पीले रंग का पूरा एक बादल बन जाता है, इतने बड़े लेवल के ऊपर परागन की क्रिया होती है। इसको अपने क्या बोलते हैं, सल्फर शावर के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, क्या कहते हैं इसे, सल्फर शावर कहते हैं। क्लियर है, पाइनस के अंदर होता है। यस ज्योति, यू आर करेक्ट। आगे बढ़ें, चलिए नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट फ्लैग फाउंड इन, विज्ञापन ध्वज किस में पाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि एक प्लांट होता है मुसेंडा, एक प्लांट होता है मुसेंडा, उसके अंदर क्या होती है, 5 पेटल्स होती है। तो 5 पेटल्स में से एक पेटल जो होती है वो बिल्कुल ऐसे वाइट शाइनी हो जाती है बिल्कुल, और वो एक विज्ञापन ध्वज की तरह क्या करती है, काम करती है, और कीटों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। एक पेटल मॉडिफाई होकर विज्ञापन ध्वज बना देती है ना। तो दूर से वो कीटों को क्या करती है, आकर्षित करती है, जैसे कि मुसेंडा के अंदर। लिवर मैकेनिज्म, इसको टर्न पाइप मैकेनिज्म भी कहते हैं दोस्तों, टर्न पाइप मैकेनिज्म। आपने कभी अपनी 12वीं के बोर्ड प्रैक्टिकल जो होते थे उसमें साल्विया के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वो स्टाइल बेंड हो जाती है, और जैसे कीट आकर बैठता है वहाँ पर तो स्टाइल बेंड होकर, यानी कि वर्तिका जो बेंड होकर, और उसके कीट के जो पीठ वाला जो भाग है उसके ऊपर परागकणों को डाल देती है, चिपका देती है, और फिर वही कीट जो है वो किसी दूसरे पुष्प का मकरंद चूसने जाता है, तो उस वक्त उसमें वो परागन शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो जो है वो टर्न पाइप मैकेनिज्म या जो लिवर मैकेनिज्म होता है परागकण का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है ना। टर्न पाइप मैकेनिज्म कहते हैं इसको, या फिर हम लोग इसको लिवर मैकेनिज्म भी कहते हैं। साल्विया के अंदर ये पाया जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। और फ्लावर कैसा होता है साल्विया में, तो यस द्विओष्ठी, ऐसे दो ओष्ठी होता है, एक नीचे की तरफ होता है और एक ऊपर की तरफ, ऐसे इस तरीके से। तो बाइलेबिएट पुष्प होता है फ्लावर और साल्विया। साल्विया के अंदर पुष्प कैसा होता है दोस्तों, तो द्विओष्ठी होता है। फ्लावर्स इन विच ब्रैक्ट्स आर कलर्ड एंड अट्रैक्टिव। देखो आमतौर के ऊपर आप मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ते हो दोस्तों कि जो सपत्र होते हैं, जिसके कक्ष से पुष्प निकलता है, जिसके कक्ष से पुष्प निकलता है वो सपत्र है। द फ्लावर ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द ब्रैक्ट, ऑलराइट। तो फ्लावर्स इन विच ब्रैक्ट्स आर कलर्ड एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। पुष्प जिसमें सपत्र रंगीन और आकर्षक होते हैं। पुष्प जिसमें सपत्र तो आमतौर के ऊपर हरे होते हैं, लेकिन ऐसा एक पादप जिसमें सपत्र रंगीन हो जाते हैं और आकर्षक हो जाते हैं। तो आपके आसपास ही आपने बहुत जगह पे देखा होगा, हॉस्पिटल के गेट पर, स्कूल के गेट के ऊपर, कलेक्ट्री ऑफिस के गेट के ऊपर देखा होगा बोगनवेलिया, है ना। पिंक कलर के पुष्प, वाइट कलर के पुष्प देखे हैं ना, वो पुष्प जैसे दिखते हैं होते वो सपत्र हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, बोगनवेलिया, ठीक है। हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं। काइरोप्टेरोफिली, चमगादड़ परागन। काइरोप्टेरोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय बेड्स, जैसे एडेंसोनिया, है ना, बहुनिया, एडेंसोनिया, और कौन सा भाई, बहुनिया, ये बहुनिया, राइट, बहुनिया, और काइगेलिया, बहुनिया, एडेंसोनिया, इन सब के अंदर काइरोप्टेरोफिली पाई जाती है बेटा। काइरोप्टेरोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय बेट्स, और कुछ में ऑर्निथोफिली पाई जाती है। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है जैसे बिग्नोनिया के अंदर पाई जाती है ना, बिगोनिया के अंदर। तो बिगोनिया के अंदर पॉलिनेशन बाय किससे होगा, बर्ड से होगा। तो पॉलिनेशन यदि बर्ड से हो जाता है, पॉलिनेशन यदि बर्ड से होता है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, ऑर्निथोफिली। क्या कह देते हैं उसे, ऑर्निथोफिली। और एक और होता है मेलेकोफिली, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। मेलेकोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, घोंघों के द्वारा परागन, है ना, जैसे क्राइसेंथीमम में होता है। क्राइसेंथीमम के अंदर घोंघों के द्वारा क्या होता है बेटा, परागन होता है, घोंघों के द्वारा परागन होता है। तो पॉलिनेशन बाय स्नेल्स होता है, तो पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज ऑलवेज मेलेकोफिली। आगे आ जाते हैं, पॉलीसाइफोनस कंडीशन। पॉलीसाइफोनस कंडीशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली बेटा जल्दी से बताओ, एक परागकण से कितनी पराग नलिकाएं निकलती है, एक से कितनी पराग नलिकाएं, एक परागकण से एक पराग नलिका निकलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक परागकण से एक से ज़्यादा पराग नलिका निकल जाए, कभी कभी तो 14 पराग नलिकाएं भी निकल जाती है, जैसे कि मालवेसी, कुकुरबिटेसी वगैरह के अंदर। तो मोर देन वन पोलन ट्यूब अराइजेस फ्रॉम वन पोलन ग्रेन। जब एक पराग नलिका से, जब एक परागकण से
कई सारी पराग नलिकाएं निकल जाती है, जैसे कि हमें पॉलीसाइफोनस कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है मालवेसी कुल के अंदर और कुकुरबिटेसी कुल के अंदर, मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल के अंदर। एंजियोस्पर्म का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? एंजियोस्पर्म्स का एक ऐसा लक्षण है जो केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स में ही पाया जाता है और किसी में भी नहीं पाया जाता है, वो केवल एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, और वो है द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन, है ना, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन होता है, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। अब ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? तो जब एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाए, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस दो ध्रुव केंद्रकों से मिलकर बना होता है, तो दो ध्रुव केंद्रक होते हैं, तो दो ध्रुव केंद्रक, ये एक N है और ये N है, तो ये दोनों जुड़कर और क्या बना देंगे? 2N। और जब एक मेल गैमेट से जुड़ेगा तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा बेटा। तो मेल गैमेट, वन मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस जुड़कर और पेन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, इसको त्रिक संलयन कहते हैं। और द्विनिषेचन के अंदर क्या होता है? एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करता है और क्या बनाता है? जाइगोट। और क्या बनाता है? जाइगोट। क्लियर है? आगे बढ़े। नाउ एंडोस्पर्मिक सीड, भ्रूणपोषी बीज, परिपक्व बीज में यदि भ्रूणपोष बचा रह जाए, यदि परिपक्व बीज में भ्रूण को पोषण देने के बाद में भी थोड़ा बहुत भ्रूणपोष शेष बचा रह जाए, तो उसको भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। भ्रूणपोषी बीज जैसे कि अरंडी है, कैस्टर है, जैसे कि कोकोनट वगैरह है, उनमें पाया जाता है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, अभ्रूणपोषी बीज क्या होता है? परिपक्व बीज में भ्रूणपोष अनुपस्थित रहे, मतलब सारा भ्रूणपोष भ्रूणी परिवर्धन में खर्च हो जाए, तो जैसे मटर, मूंगफली, सेम इत्यादि, ठीक है। नाउ मैंने आपको भ्रूणीय परिवर्धन पढ़ाया था, वीडियो को अच्छे से यदि देखा हो आपने तो बेटा जवाब कौन देगा? मैंने पूरा डिटेल में डाइकोट के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने पढ़ाया था हाइपोबेसल सेल्स पढ़ाई थी, याद करो। हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल बनी थी बेटा, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले मुझे जवाब दो, हाँ या ना। यदि वीडियो की जो मैंने वीडियोस अभी लेटेस्ट अपलोड किए थे उसमें लास्ट वीडियोस के अंदर आपने डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा होगा, उस डाइकोट डेवलपमेंट में आपने देखा था कि मैंने हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल के बारे में बताया था। तो हाइपोबेसल सेल्स क्या बनाती है? हाइपोबेसल कोशिकाएं क्या बनाती है बेटा? एक तो रेडिकल बनाती है मूलांकुर, और एक दो बीजपत्र बनाती है, हाइपोकोटाइल बनाती है, ठीक है, हाइपोकोटाइल बनाती है। और एपीबेसल सेल क्या बनाती है? एपीबेसल सेल प्रांकुर बनाती है और दो बीजपत्र बनाती है, राइट। एक तो प्रांकुर बनाती है और दो बीजपत्र बनाती है एपीबेसल सेल्स, और हाइपोबेसल सेल से वो मूलांकुर बनाती है और दो बीजपत्र हाइपोकोटाइल बनाती है। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर? हाँ, अच्छी बात है। कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी तरीके से परफॉर्म जो है वो आपको एग्ज़ाम में भी करना है। एग्ज़ाम निकट है, पूरी ताकत झोंक दीजिए, आपका सिलेक्शन होके रहेगा, मैं आपके साथ में हूँ। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्कूटिलम क्या होता है? देखिए, मोनोकोट के अंदर कितने बीजपत्र होते हैं बेटा? मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री, एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है। तो मोनोकोट के अंदर मिलने वाला जो सिंगल कॉटलीडोन होता है, मोनोकोट के अंदर मिलने वाला जो सिंगल कॉटलीडोन है, यानी कि जो एक बीजपत्रियों के अंदर मिलने वाला एक बीजपत्र है, उसी को अपने क्या बोलते हैं? स्कूटिलम कहते हैं। घास परिवार के अंदर या ग्रास फैमिली के अंदर या मोनोकोट फैमिली के अंदर स्कूटिलम पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आप ये तो जानते हो कि निषेचन के बाद में अंडाशय की भित्ति, निषेचन के बाद में अंडाशय की भित्ति जो होती है वो फल भित्ति में बदल जाती है। ये तो जानते हो, अंडाशय की जो भित्ति होती है वो किस में बदल जाती है? फल भित्ति के अंदर बदल जाती है। तो फल भित्ति को ही अपने क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, फल भित्ति को ही अपने क्या कह देते हैं? दैट इज पेरिकार्प कह देते हैं। और पेरिकार्प के कितने भाग होते हैं? तो पेरिकार्प जो होती है वो तीन तरीके की हो सकती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। जैसे कि आम है, तो आम का छिलका क्या हुआ बेटा? एपिकार्प। जो गुद्दा आपने खाया वो क्या हो गया? मेसोकार्प। और जो गुठली निकली वो क्या है? एंडोकार्प। गुठली के अंदर क्या होता है? बीज होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ट्रू फ्रूट क्या है? सत्य फल क्या है? जो ओवरी से विकसित हो, जो अंडाशय से विकसित हो वो सत्य फल है। और कूट फल क्या है? जो अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से बने, अन्य भाग से फल का निर्माण। यदि अंडाशय के अलावा
राइट। अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से यदि फ्रूट विकसित हो रहा है, पुष्प के किसी अन्य भाग से यदि फ्रूट विकसित हो रहा है तो वो क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, मेरे ख्याल से मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, वो पोम फ्रूट, एप्पल और कैश्यू, और वो जो हमने बात की थी। डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, लो कौन बता रहा है जल्दी से, कौन? अविता बताएगी, सरोज बताएगी या सोनम बताएगी? अविता, राज, गीता, रजनी, घनश्याम, प्रभाकर, कौन बताएंगे? जल्दी से बताओ कौन बता रहा है। पहला बटन किसका दबेगा? डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, लिखो लिखो जल्दी से टाइप करो। गुड, वेरी गुड। डिम्पल का सबसे पहला आंसर नवाश्चिन। नवाश्चिन बेटा किन प्लांट्स में बताया था? दोहरे निषेचन की खोज किन प्लांट्स में हुई थी, ये भी बता दो। दोहरे निषेचन की खोज बेटा किन पादप में हुई थी? मेरा अगला क्वेश्चन है, किन पादपों में हुई थी? नवाश्चिन ने किन पादपों में खोज की थी? हाँ, जितेंद्र, सोनम, सब लोग लिख रहे हैं, किस में? नहीं, जवाब नहीं आएगा। फ्रिटिलेरिया और लिलियम, दो पादप थे बेटा, एक था फ्रिटिलेरिया और दूसरा कौन था? लिलियम। फ्रिटिलेरिया और लिलियम नामक पादपों में नवाश्चिन ने किसकी खोज की थी? हाँ, सही लिख रहे हो अब, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। अच्छा, पोलन किट किसकी बनी होती है? पोलन किट किसकी बनी होती है? पहला किसका जवाब होगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से पहला जवाब। चलो एक में लिख देता हूँ, लिपिड प्लस, दूसरा कौन बता रहा है? पोलन किट। पराग किट किसकी बनी होती है? मैंने बताया था, पराग किट किसकी बनी होती है? नहीं, स्पोरोपोलिन गलत है सुधा। पराग किट बनी होती किसकी? लिपिड की। मैंने एक तो बता दिया है, नहीं गलत, गलत, शिशुपाल गलत, सुधा गलत, कोई भी नहीं, लिपिड और कोई भी नहीं बताएगा। अरे यार, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। कैरोटीनोइड, हमेशा याद रखना बेटा, पराग किट किसकी बनी होती है? लिपिड और कैरोटीनोइड की बनी होती है। नहीं, सेल्यूलोज भी नहीं, लिपिड और कैरोटीनोइड नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। लिपिड और कैरोटीनोइड की बनी होती है। पोलन किट इज फाउंड इन, तो किस में होती है? कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों, कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर स्थित, कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर स्थित, है ना? तो क्लियर है, कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर क्या स्थित होती है? पोलन किट उपस्थित होती है। आगे, यूबिश बॉडीज आर कवर्ड विथ, हाँ ये कौन बता रहा है? यूबिश बॉडीज आर कवर्ड विथ, ये तो बताओ। हाँ रुखसार, आपने बता दिया 3 बार, गुड, अच्छी बात है। हाँ बताया, मैंने पढ़ा नहीं है आपका। कैरोटीनोइड, करेक्ट। सो यूबिश बॉडीज आर कवर्ड विथ, जल्दी से चलो, रुखसार देगी इसका जवाब। नहीं, गुड, शिशुपाल का पहला आंसर स्पोरोपोलिन। यूबिश बॉडीज को घेरे हुए, बेटा मैंने जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया उसको बहुत ध्यान से देखो। स्पोरोपोलिन ने एक एक चीज़ समझा रखी है, इतने विस्तार से कोई बताएगा नहीं, बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है। आप गहराई से पढ़ लो तो सिलेक्शन होके रहेगा, पक्का, विश्वास करो, गारंटी। हाँ जी, तो यूबिश बॉडीज को घेरे हुए परत स्पोरोपोलिन। फंक्शन ऑफ पोलन किट, पोलन किट का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या है? कीटों को आकर्षित करना ताकि परागन में क्या मिल सके? परागन में मदद मिल सके, परागन में मदद हो जाए। और दूसरा, एक तो कीटों को आकर्षित करना पराग किट का काम है, और दूसरा परागकणों को पराबैंगनी विकिरणों से बचाना, परागकणों को पराबैंगनी विकिरणों से बचाना। व्हाट टाइप ऑफ टेट्राड इज फाउंड इन डाइकोट्स, कौन बता रहा है? लो फटाफट से, जो बताएगा पहला इसका जो जवाब देगा उसको सर की तरफ से 5 स्टार, 5 स्टार्स टू यू। कौन देगा जवाब सबसे पहला? यस, कौन बता रहा है?
व्हाट टाइप ऑफ टेट्राड, पहला आंसर मेरे पास में पहुंचना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ टेट्राड इज फाउंड इन डाइकोट्स, डाइकोट्स में किस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है? मेरे 5 स्टार कौन लेगा? अशोक का पहला आंसर अशोक का, अशोक हकदार है सर के 5 स्टार के लिए। टेट्राहेड्रल टेट्राड बेटा, टेट्राहेड्रल टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड, चतुष्फलकीय, चतुष्क फलकीय, चतुष्क फलकीय, चतुष्क, राइट। कैसा होता है बेटा ये भी बता देता हूं। ऐसा पढ़ा है कभी मेरी क्लास में? एक पीछे की तरफ है, 3 आगे की तरफ है। पहला जो आंसर आया था यस अशोक का, करेक्ट। मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, सबसे प्रतिरोधी पदार्थ, 3 स्टार कौन लेगा? सबसे पहला आंसर किसका आएगा? टाइप करो जल्दी से। पहला सबसे प्रतिरोधी पदार्थ, सबसे प्रतिरोधी पदार्थ किसका होता है? यस, अविता विनर है, 3 स्टार फ्रॉम NS जैन। सबसे प्रतिरोधी पदार्थ कौन है बेटा? स्पोरोपोलिन। स्टडी ऑफ पोलन ग्रीन, कौन जवाब देगा? सिंगल स्टार फ्रॉम माई साइड। कौन? स्टडी ऑफ पोलन ग्रीन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। पहला जवाब किसका? स्टडी ऑफ पोलन ग्रीन, रजनी का, 1 स्टार फ्रॉम NS जैन। पेलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज पोलिनोलॉजी। प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूसेलस एंड इंटीगुमेंट, बेटा न्यूसेलस का प्लॉइडी लेवल कितना होता है और इंटीगुमेंट का कितना होता है? न्यूसेलस का 2n होता है और इंटीगुमेंट का क्या होता है? 2n। दोनों का ही गुणिता स्तर कैसा होता है बेटा? 2n होता है, ठीक है। दोनों का गुणिता स्तर, बीजांड का व अध्यावरण का गुणिता स्तर जो है वो कितना है? 2n है दोनों का। व्हाट इज प्लेसेंटेशन, बीजांड न्यास क्या है ना? तो बीजांड ये क्या है? बीजांड न्यास, तो अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था, अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था, मतलब बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूं? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी। व्हाट इज ऑब्ट्यूरेटर, सेतु क्या है? तो यह एक ऐसी बीजांडीय रचना है जो पराग नलिका को रासायनिक दिशा निर्देश देती है ताकि वह बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश कर जाए, ठीक है। ये ऑब्ट्यूरेटर होता है। और ऑब्ट्यूरेटर बेटा आमतौर के ऊपर ऐसा देखा गया है फ्यूनिकल बनाता है, बीजांड व्रंत बनाता है। इसको कौन बनाता है? बीजांड व्रंत बनाता है, क्लियर है। ओव्यूल विथ हॉर्सशू शेप्ड, ओव्यूल विथ हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियोसाइक, ऐसा बीजांड जिसमें भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान होता है। तो बेटा 6 पढ़ाए थे मैंने, याद करो, है ना। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, याद आया? तो कौन सा? लो देखो, मेरे से 5 स्टार कौन ले रहा है? 5 स्टार फ्रॉम NS जैन। यस, जल्दी से। पहला जवाब जो है वो किसका आया है? पहला जवाब जो सही जवाब था वो आया है, पहला सही जवाब मुझे मिला है किससे दिया भाई जवाब? एम्फीट्रोपस, अशोक ने भी दिया है। यस, अशोक और गीता ने, अशोक एंड गीता, मेरी तरफ से आपको 5 स्टार। ऐसा बीजांड जिसमें
भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान होता है, एम्फीट्रोफस, एम्फीट्रोफस, भूलना मत, घोड़े की नाल के समान हो जाता है। मोस्ट कॉमन ओव्यूल, मोस्ट कॉमन ओव्यूल कौन सा है? मोस्ट कॉमन ओव्यूल, सबसे कॉमन जो ओव्यूल होता है वो कौन सा है बेटा? एनाट्रोपस, एनाट्रोपस। ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है और लगभग मोस्ट कॉमन इसलिए माना गया है कि लगभग 82% पादप कुलों के अंदर, लगभग 82% पादप कुलों के अंदर इसी प्रकार का क्या पाया जाता है? डेट इज बीजांड पाया जाता है। और ओव्यूल विच रोटेट एट 360 डिग्री, ऐसा ओव्यूल जो 360 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाता है, मतलब बेटा उल्टा होकर और सही सीधा हो जाता है, सर्सिनोट्रोपस। क्या होता है? सर्सिनोट्रोपस, उल्टा होकर क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, वेयर इज एम्ब्रियो फाउंड? एम्ब्रियो कहाँ पर मिलता है? तो बीज में, हमेशा याद रखना बीज में। जैसे ये बीज है तो बीज के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। हमेशा याद रखना बीज के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। बीज के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट, प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण पोष का गुणिता स्तर, भ्रूण पोष का गुणिता स्तर कैसा होगा? 3n होगा। क्यों? क्योंकि ये निषेचन के बाद बनता है, निषेचन के बाद बनता है। और जिम्नोस्पर्म होता है तो बेटा क्या लिखते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो निषेचन के पहले बनता है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म निषेचन के पहले बनता है, इसलिए वो अगुणित होता है। यहां पर बेटा कैसा होता है? एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। प्लॉइडी लेवल ऑफ एल्यूरोन लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मत कहना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो सर ने बताया नहीं था। एल्यूरोन परत का गुणिता स्तर, एल्यूरोन परत का गुणिता स्तर कैसा होता है? 3n होता है। क्यों? क्योंकि ये भ्रूणपोष के ही तो बाहर की तरफ प्रोटीन की परत है, तो ये कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। मोजेक एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म फाउंड इन पैचेस, एंडोस्पर्म पैचेस के रूप में पाया जाता है, पैचेस के रूप में। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, मक्का, बढ़िया एग्जांपल दे देते हैं इसका। मोजेक एंडोस्पर्म किस में मिलता है? मक्का में। मक्का में क्या पाए जाते हैं? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म पीले व सफेद धब्बों के रूप में पाया जाता है। एंडोस्पर्म पीले और सफेद धब्बों के रूप में पाया जाता है। क्लियर है बेटा? तो यस रुखसार, बिल्कुल सही है आपका आंसर। मोजेक एंडोस्पर्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज मक्का। नेक्स्ट, जीनिया क्या है? तो इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ये नया है तुम्हारे लिए, इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन टिश्यूज फाउंड इनसाइड एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर पाए जाने वाले ऊतकों के ऊपर परागकण का प्रभाव, भ्रूण को छोड़कर, केवल भ्रूण को छोड़कर, परागकण का भ्रूण कोश के भीतर स्थित ऊतकों पर, भ्रूण कोश के भीतर स्थित ऊतकों के ऊपर परागकण का प्रभाव है ना। और ये क्या है? भ्रूण कोश के बाहर स्थित ऊतकों पर परागकण का प्रभाव। भूलना मत बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या कहा मैंने? भ्रूण कोश के अंदर स्थित ऊतकों पर, भ्रूण कोश के अंदर स्थित ऊतकों पर, भ्रूण को छोड़कर है ना, भ्रूण कोश के अंदर स्थित ऊतकों पर परागकण का प्रभाव क्या कहलाता है? जीनिया। ये जीनिया वर्ड जो है फॉक ने दिया था, और मेटाजीनिया वर्ड किसने दिया था बेटा? स्विंगल ने दिया था। ठीक है, तो भ्रूण कोश के बाहर स्थित, भ्रूण कोश के बाहर जितने भी स्थित ऊतक हैं, है ना, नहीं, नीलोफर कैम्पाइलोट्रोपस में कभी भी, कैम्पाइलोट्रोपस में कभी भी भ्रूणकोश हॉर्सशू शेप नहीं होता है। नीलोफर मैंने वीडियो में भी बहुत क्लियर बताया था। एम्फीट्रोपस में ही एम्ब्रियो से हॉर्सशू शेप्ड होता है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। क्लियर है? आपने 2 बार मैसेज लिखा था इसलिए मैंने रिप्लाई दिया है। ठीक है,
तो भ्रूणकोश के बाहर स्थित ऊतकों पर परागकण का प्रभाव, मेटाजीनिया और जीनिया क्लियर है, मेटाजीनिया और जीनिया क्लियर, ओके। प्लॉइडी लेवल ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे बनते हैं बेटा, दो ध्रुव केंद्रकों के मिलने से बनता है, तो दो ध्रुव केंद्रकों के मिलने से बनता है, तो ध्रुव केंद्रक तो n होते हैं ना, तो n प्लस n जोड़कर क्या बनेगा, द्वितीयक केंद्रक, तो उसका प्लॉइडी लेवल तो क्या होगा, 2n ही होगा, ठीक है। और एपोमिक्सिस क्या होता है, तो बिना निषेचन के बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस, ठीक है। टर्म पार्थिनोकार्पी गिवन बाय, टर्म पार्थिनोकार्पी गिवन बाय, तो बेटा किसने दिया था, नॉल ने दिया था, नॉल। और पॉलीएम्ब्रियोनी इज फीचर ऑफ, पॉलीएम्ब्रियोनी फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का, ये मुख्य फीचर है जिम्नोस्पर्म का। हाँ, वो बात अलग है, वो बात अलग है कि आवृत बीजी में भी पाया जाता है, तो आवृत बीजी में भी पाया जाता है, आवृत बीजी में भी पाई जाती है, बहुभ्रूणीयता पाई जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, मैंगो और सिट्रस, मैंगो और सिट्रस आवृत बीजी है, लेकिन उसमें भी बहुभ्रूणीयता पाई जाती है। लेकिन ये पूछ रहा है बहुभ्रूणीयता किसका मुख्य लक्षण है, तो बहुभ्रूणीयता लक्षण तो है जिम्नोस्पर्म का, हाँ, आवृत बीजी में भी पाई जाती है, जैसे कि मैंगो और सिट्रस, राइट। सो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, राइट। और आपने क्लास को इतना ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संडे है आज तो, और आप लोगों का भी आज तो शेड्यूल थोड़ा सा बिजी ही रहता है। सो अब खाना वाना खाओ, बढ़िया खाना वाना खाओ। खाना, कुछ लोग सोच रहे होंगे खाना खाएं कहाँ से सर, अभी तो आपने लाइव क्लास लिया 8 बजे से, अब बनाएंगे और खाएंगे, तो चलो अब बनाओ और खाओ, ठीक है। अच्छे से एक चपाती और ज़्यादा खाना, और पढ़ाई अच्छे से करना, जम के करना। आप लोग कर सकते हो, अपने अंदर ये भावना डेवलप कीजिए कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एग्ज़ाम को क्रैक करना सब कुछ खेल कॉन्फिडेंस का है। सो डोंट लूज़ कॉन्फिडेंस, ताकत लगाइए पूरी की पूरी, मैं आपके साथ में हूँ। और सभी ने, जिन्होंने आज बच्चों ने ज्वाइन किया यहाँ पर इस लाइव क्लास को, तो मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर और जो हमारा सुपर गुरु ऐप जो है, राइट, सुपर गुरु ऐप को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रिव्यू भी दें, और हो सके यदि आपको ऐसा लगता है तो 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें। इतना सब मैं आपसे हक से कह सकता हूँ, ऑलराइट। तो इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जाएं, और मैं पर्सनली देखूँगा इसको, तो आप ज़रूर 5 स्टार रेटिंग दें। क्योंकि देखिए, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग, देखो दोस्तों, आपने देखा होगा, हम लोग सोशल मीडियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह और कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग केवल और केवल जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ में चलते हैं। मेरी कलम की ताकत के सारे जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो उसी के सारे करते हैं। आपने हमारे ऐड कैंपेन वगैरह देखे नहीं होंगे, और ऐड कैंपेन इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी लो फीस है। इतनी लो फीस के ऊपर आप सोच सकते हो पूरा इतना बड़ा ऑफिस चलाना, डिजिटल ऑफिसेज़ वगैरह चलाना, स्टाफ की बड़ी सी टीम होती है, बिल्डिंग्स होते हैं, रेंटल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। हम लो कॉस्ट के ऊपर इसीलिए चला पाते हैं क्योंकि हम लोग फालतू के खर्चे नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग आपको लो कॉस्ट में कोचिंग दे पाते हैं। और इसमें रिव्यू देने के अंदर और 5 स्टार रेटिंग देने के अंदर कोई पैसा नहीं लग रहा है दोस्तों। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आज खाना वाना खा लो, फिर उसके बाद में गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर, और सुपर गुरु ऐप जिसके ऊपर आप पढ़ भी रहे हो, जिसके ऊपर मैं पढ़ाता हूँ, तो इतनी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। यदि आपको हकीकत में यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव अ गुड रिव्यू एंड अ 5 स्टार रेटिंग। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि यूपी, बिहार, दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स हैं, वो ट्रस्ट कैसे करेगा, उसको एक अच्छा ट्यूटर मिलेगा कैसे? क्योंकि आजकल जो ये सोशल मीडिया हैंडल्स है उन्हीं को तो देखकर
रिव्यूज़ वगैरह कोई तो देखकर और बच्चा जो है वो जज कर सकता है कि हाँ एनएस सर जो हैं वो सुपर गुरु ऐप के ऊपर है और वो अच्छा पढ़ाते होंगे। बाकी तो क्या है, आज एक दिल्ली के अंदर बैठा हुआ हो सकता है कि मुझे नहीं जानता हो वो, तो वो बच्चा बेचारा कैसे ट्रस्ट करेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छा सा रिव्यू डालेंगे तो एक बार जो आज रिव्यू डालने वाले, आज ही जो रिव्यू डालने वाले हैं वो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। जो आज जो रिव्यू डालने वाले हैं फटाफट से, आज थोड़ा सा समय एनएस सर के लिए निकालना है, इतना सा समय मेरे लिए निकालना है, ठीक है। पक्का मैं आज जाके देखूंगा अभी रात को कि आप लोगों के रिव्यूज़ मुझे चाहिए। और हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनको तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो ज़रूर करें, ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं, मेरा केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो उन रिव्यूज़ को देखकर जो हकीकत में वास्तविक रिव्यूज़ जो होते हैं, जो एक स्टूडेंट देता है उसकी बात ही अलग होती है। एक्चुअल जो रिव्यूज़ होते हैं उन रिव्यूज़ को आप लोग ज़रूर डालें, ताकि एक बच्चा जो अच्छा है उसको देखकर और वो ज़रूर ऐप के ऊपर आए। धन्यवाद, आपने इतनी ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दिल से इतना चाहते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी एमपी कभी आऊँगा तो आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा। एक रखेंगे ऐसा कुछ जगह पर, कहीं भोपाल के अंदर या कहीं पर, जहाँ पर मैं आऊँ और मैं आपसे मिलूँ। मैं आपसे दिल से चाहता हूँ मिलना, और आप मेरे शहर उदयपुर के अंदर आएँ, राजस्थान के अंदर, तो ज़रूर मिलें। सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लाइव क्लास की जो इंटेंसिटी है वो इसी तरीके से आती रहेगी, आपके समय समय पर आपके पास में नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आपके साथ में हूँ, और एग्ज़ाम के पहले और बाद तक भी हमेशा साथ में हूँ। मैं आपसे जुड़ा हूँ तो हमेशा हम लोग साथ में बने रहेंगे। शुक्रिया, गुड नाइट।